मैम हमें यहाँ एग्जाम निकालना है। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ हमें किसी को प्रोफेसर बनना नहीं है। हमको यहाँ एग्जाम निकालना है, अपना काम करना है। तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप अच्छे से पढ़िए, क्यों बाद में काम आएगा। यहाँ अगर हम किसी चीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, हमको ये एग्जाम क्रैक करना है तो हमें इस एग्जाम की डिमांड जाननी है। अगर हमें इस एग्जाम का पैटर्न डिमांड जाननी है तो हमें प्रीवियस ईयर देखना ही पड़ेगा। और हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न समझ में आ जाते हैं कई जगह पे। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 6 हासिल करने वाले नितिन तिवारी जी। नितिन तिवारी जी का ये पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में एक बेहतरीन रैंक के साथ इन्होंने अपनी लिस्ट में जगह बनाई। स्वागत है नितिन जी आपका स्टडी आईक्यू पर और आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू मैम। नितिन जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। पहला प्रयास, सीजीपीएससी जितना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, अब आप डेप्यूटी कलेक्टर बनने वाले हैं, कैसी फीलिंग है? बहुत टाइम से आप इस एग्जामिनेशन की प्रयास में थे। मैम प्रिपरेशन तो काफी पहले से थी। कॉलेज से निकलने के बाद से ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो चल ही रही थी। इंसान प्रिपरेशन करता है तो बेस्ट ही अचीव करना चाहता है हमेशा से। तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, वहाँ इतनी मतलब वहाँ सक्सेस मिल नहीं पाई मुझे। तो मैंने पिछले साल ये सोचा कि अभी मैं सीजीपीएससी के लिए अटेम्प्ट करता हूँ और मुझे कोई जॉब मिल जाए उसके बाद मैं फिर से यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन इस बार मैंने जो गलतियां सिविल से यूपीएससी की प्रिपरेशन में की थी उन चीज़ों को रिपीट नहीं किया। और जो बेस्ट पॉसिबल, जो मैं अपने आप का बेस्ट दे सकता था, उसमें मैंने अपना लगभग जितना भी मैंने मैक्सिमम दे सकता था इनपुट मैंने दिया। और मैं यहाँ जॉब के लिए सोच रहा था कि मुझे कोई जॉब मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा। यहाँ तो जो बेस्ट चीज हो सकती थी वो मुझे मिल गई, तो काफी प्राउड फील होता है। और जब पेरेंट्स खुश होते हैं हमारे इस सक्सेस से, तो उनको देख के लगता है कि हाँ कुछ तो किया है अच्छा, जिसकी वजह से आपकी आपकी सक्सेस की वजह से अगर आपको पेरेंट्स को प्राउड फील हो तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो काफी प्राउड तो फील होता है। और बिल्कुल। जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया है, तो अब अच्छे से हम और आगे के बारे में सोच सकते हैं, यूपीएससी के बारे में फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आया है जो कि लैक कर रहा था मैं पिछले 4 साल के प्रिपरेशन में। तो ये काफी मोटिवेट भी कर रहा है और काफी हेल्प भी करेगा मुझे फ्यूचर में। और हमारी शुभकामनाएं नितिन जी आपके साथ हैं कि आप और भी बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करें और जो आपका अल्टीमेट लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। लेकिन बहरहाल हम इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं और आपको फिर से शुभकामनाएं देते हैं कि सीजीपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, आपने बोला कि उन गलतियों को आपने नहीं दोहराया जो आपने यूपीएससी में दोहराया, तो हम चाहते हैं आप उन गलतियों पे बात करें और फिर हम बात करेंगे कैसे उन गलतियों पर काम करना है और एग्जामिनेशन में एक अच्छी स्टेबल पोजीशन अपनी बनानी है। मैम गलतियों की बात करें तो हम पहली बात तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से, जो पहला स्टेज होता है। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो हम भाग दौड़ में लग जाते हैं कि हमें ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, सारी बुक पढ़ लेते हैं हम। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है उसमें, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली तब आती है जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज नहीं करते कभी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने में थोड़ा डर सा लगता है। मतलब मैं कभी यूपीएससी में था तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख पाऊं। मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं बना पाया तो बड़ा दुख होगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो जब हम क्वेश्चंस नहीं एनालाइज करते हैं पास्ट ईयर के, तो हम एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ सकते। हम एग्जाम के डिमांड्स नहीं समझ सकते कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस की डिमांड कैसी होती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि मैम हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करें, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो कोई भी, चाहे इंटरव्यू ही क्यों ना हो, अगर हम पास ट्रांसक्रिप्ट भी देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ऐसे सवाल ही आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैम प्रीलिम्स में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करने की कोशिश की। जितने भी पास्ट ईयर के आज तक जितने सवाल आए थे, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन हो, मैंने जितनी भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के सारे सवाल लगाए, उन सबको रिवाइज किया।
तो कई हद तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई इन सब चीजों की वजह से प्रीलिम्स की। नितिन जी, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली, इंट्रीगिंग बात है कि डर लगता था प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हाँ, एनालाइज करना। और ये बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कभी, उन्हें लगता है अगर वो एनालाइज कर लेंगे, क्वेश्चंस नहीं बने, तो वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, लूज यस हो मैम। जाएगा। नितिन जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें, और कैसे एक्चुअली में एनालाइज करना है बिना स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में, आप उसको बताएं। क्योंकि मैं चाहती हूँ, बहुत लोगों के बेसिक्स नहीं क्लियर रहते, लेकिन हम कहते हैं पहला स्टेप पेपर एनालाइज। तो पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और एनालाइज करना एक्चुअली में कैसे करते हैं, आप वो बताएं। मैम जैसे मैंने जिस बुक को पढ़ा था उस बुक का नाम है घटना चक्र की पब्लिकेशन की एक पूर्वावलोकन आती है। एक्चुअल में वो आज तक के जितने भी पास्ट ईयर के सिविल सर्विसेज के हर स्टेट के यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, उनका सब्जेक्ट वाइज, उनका चैप्टर वाइज एक क्यूमुलेटिव उन लोगों ने कंपाइल करके रखा है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस हैं और सारी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो जैसे अगर अपन हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो आप बुद्धिज्म में देखिए कि कैसे सवाल आते हैं। क्वेश्चंस होंगे जो भी होंगे कि बुद्धिज्म में कैसे सवाल आते हैं कि वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न, वेयर वॉज ही एनलाइटेंड। जब इसमें हम लोग बहुत से फैक्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं कि बुद्धा के बर्थ का ईयर क्या था, गौतम बुद्ध। तो ये बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है ये। अगर हम बिफोर सेंचुरी की बात करें तो ये कोई फिक्स्ड एज अपन डिसाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं पूछना, जो कि थोड़े से कंफ्लिक्टिंग होते हैं। एकदम ही ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन जो कि फैक्चुअल हैं, जो प्रूव्ड हैं, वो सारी चीजें आती हैं। जैसे उनका एनलाइटनमेंट है, वो प्रूव्ड है, वो सारी चीजें प्रूव्ड हैं। तो जब हम क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा कि वेयर वॉज बुद्धा एनलाइटेंड, ये क्वेश्चन हमें 10 बार, 15 बार, 20 बार दिखेगा, हर बार रिपीट होता हुआ, तो हमें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं यही सारे सवाल हैं जो कि रिपीट होते हैं। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री स्टैटिक सब्जेक्ट है मैम, नए सवाल तो बन ही नहीं सकते उसमें। तो जो पुराने सवाल हैं, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी सवाल आ चुके हैं, उससे नया तो कुछ आ नहीं सकता। आना वही है, पढ़ना वही है। जो चीजें समझ में आती हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आती है आप उनको देख लीजिए, अगर सेम आते हैं तो भी ठीक है। उसके अलावा हम जब क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं उसके बाद हम बुक पढ़ते हैं जब, तो एक हमारा जो पढ़ने का एक एंगल होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग होता है। जब हम बिना क्वेश्चंस देखे अगर आप बुक पढ़ो और आप क्वेश्चंस देख के बुक पढ़ो, तो काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीजें हमें छोड़नी है, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो ऐसे एनालाइज कर सकते हैं हम कि पहले हम क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस के बाद हम बुक पढ़ें, फिर उसके बाद हम वापस से क्वेश्चंस देखें, फिर बुक पढ़ें। वही मैम कि जितना क्वेश्चंस देखेंगे, जितना बुक पढ़ेंगे, जितना रिविजन करेंगे, चीजें अपने आप फिट हो जाती हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो एक और चीज जो डिलेमा कई सारे एस्पिरेंट्स में रहता है कि अगर वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री पढ़ने के बाद उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना चाहिए, या फिर पहले ही देख लेना चाहिए, बाद में जो भी बेसिक से एग्जामिनेशन लेवल तक है उतना पढ़ना चाहिए? मैम हमें यहाँ एग्जाम निकालना है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ हमें किसी को प्रोफेसर बनना नहीं है। हमको यहाँ एग्जाम निकालना है, अपना काम करना है। तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप अच्छे से पढ़िए, क्यों बाद में काम आएगा। यहाँ अगर हम किसी चीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, हमको ये एग्जाम क्रैक करना है तो हमें इस एग्जाम की डिमांड जाननी है। अगर हमें इस एग्जाम का पैटर्न डिमांड जाननी है तो हमें प्रीवियस ईयर देखना ही पड़ेगा। और हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न समझ में आ जाते हैं कई जगह पे, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल समझ में आ जाते हैं कि जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। इनसे सवाल हर एग्जाम में आने तय फिक्स है कि इनसे एक एक सवाल आएंगे, या तो दो दो सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल आने हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे एनसीईआरटी हो गई, तो पढ़ाई काफी इफेक्टिव होती है। आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते हो, इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करते हो। जो हम क्वेश्चन पेपर ना लगाने की वजह से हम कोई बुक पढ़ते हैं, तो बहुत सारी फालतू के फैक्ट्स जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, तो वो चीजें याद कर लेते हैं जिसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं। तो इन चीजों से हम बचते हैं। सिस्टमैटिक एक स्टडी हो जाती है एग्जाम के हिसाब से।
आगे चलते हैं और एग्जामिनेशन में जो एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एनालाइज करने के बाद, नोट्स मेकिंग। मैं चाहती हूँ आप उस पर बात करें कि नोट्स मेकिंग कितना जरूरी है और आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। मैम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में नोट्स मेकिंग मैंने उतना प्रीलिम्स के लिए तो नहीं किया। प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ जो ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती, जैसे हिस्ट्री का हो गया, एंशियंट मिडिवल, मिला के मैंने 12 पेज के नोट्स बनाए थे, बैक एंड फ्रंट मिला के। तो जो चीजें मुझे नहीं आती थी उन्हीं चीजों का मैंने नोट्स बनाया था, और जो चीजें मुझे आती थी उनका मैंने नोट्स बनाया नहीं था। तो मैंने मेनली क्वेश्चंस के फॉर्म में ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए, और लक्ष्मीकांत हो गया, हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इन दोनों चीजों को पढ़ना तो कंपलसरी है, दो बुक्स। लेकिन मैंने मेनली बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सबको मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में ही किया। तो जो चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी, जो टॉपिक्स हैं, जो चीजें मुझे याद नहीं होती थी, जो चीजें मैं रिकॉल नहीं कर पाता था, उन सब के मैं नोट्स बनाता था सिस्टमैटिकली। जैसे एंशियंट में मैंने स्टार्ट किया, मौर्य हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सिस्टमैटिकली गुप्ता एम्पायर हो गया। तो इन सब के सिस्टमैटिकली जो चीजें, जो फैक्ट्स मुझे नहीं याद रहती, जो एग्जाम में आते हैं, मैंने ऐसे नोट्स बनाया था। प्रीलिम्स के लिए मैम मैंने उतना कुछ खास नोट्स बनाया नहीं था। मैंने मेंस के लिए नोट मेकिंग किया था, और मेंस में भी मैम नोट मेकिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना। छत्तीसगढ़ पीएससी के जो क्वेश्चन, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो एग्जाम निकलवाएगा। ऐसे हम बहुत सी चीजें करते रह जाएंगे, बहुत से अनवांटेड चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हम अगर प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो हमें एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है, और उससे काफी अच्छी नोट्स मेकिंग में हेल्प मिलती है। जैसे मेंस के भी मैंने नोट्स बनाए। तो जैसे पेपर 3 होता है अपना, जिसमें हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है। तो इसके नोट मेकिंग में इतना बड़ा सिलेबस है कि नोट मेकिंग में आप हर चीज नहीं लिख सकते। हर चीज नोट वो बुक बन जाती है अगर हर चीज नोट में लिखने लगे तो जब हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, पेपर 3 में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स दिए हुए हैं हिस्ट्री में, इंडिया के पोर्शन में। तो उसमें कुछ चीजें मेंशन है, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो। सिर्फ ये 4 या 5 दिए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया तो मैंने देखा कि इन्हीं 4-5 से सवाल आते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं देखें तो हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की चीजें हम बना लेंगे, लेकिन जो चीजें प्रोमिनेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको करना ज्यादा जरूरी है। तो नोट्स मेकिंग में मैम मैंने प्रीवियस ईयर का ही, पहले तो जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल थे जो मैं टॉपिक पढ़ता था, उनके प्रीवियस ईयर मैं देखता था, उनके नोट्स बनाता था। तो मैं पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखता था उन टॉपिक के, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई चालू करता था अपनी, कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे ब्रह्मो समाज है, इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ ब्रह्मो समाज। उनके कुछ फिक्स्ड एम्स हैं, वो फिक्स हैं, आप वो लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। आप क्या है कि बिना पढ़े भी आप एम लिख सकते हैं कि क्या है, लेकिन आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको थोड़ा नोट्स दिखाता हूँ अपना, जैसे साइंस का मैंने बनाया था। जैसे ये मैंने बायोलॉजी के नोट्स बनाए थे, तो पहले मैंने क्वेश्चंस लिखा है कि जो प्रीवियस ईयर के आए हैं, फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाना चालू किया उन सारे टॉपिक्स पे। और मैंने टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया मैम इस एग्जाम में। मैम नोट्स मेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन जी ने ये बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स के पहले आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लें और उसके बाद आप नोट्स बनाए, तो वो काफी हेल्पफुल भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि कौन से मेन एरियाज है जहां आपको फोकस करना है नोट्स मेकिंग के समय। नितिन जी, एक और हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कितनी चीजें हमें उतारनी है जो फाइनल नोट्स है, नोट्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंसाइज रखना है। मैम हर किसी का तरीका अलग होता है नोट्स बनाने का, और एक बार में कंसाइज नोट्स नहीं बनता। जैसे मेरे ये नोट्स बने, ये तीसरे बार के नोट्स हैं जो कि इतने क्रिस्प हैं। पहले नोट्स हमेशा बड़ा ही होता है, फिर उसके बाद आप जितने रिविजन करते जाओगे उतने इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आएंगी कि मुझे अगर फोटोसिंथेसिस है तो मुझे 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं, सीधी सी बात, और बाकी जो सेंटेंस है मैं फॉर्म कर लूंगा।
तो ये जितने ज्यादा रिवीजन होते जाएंगे उतने उतने अच्छे आप नोट्स बनाते जाएंगे। फर्स्ट रिवीजन में आप जैसे भी नोट्स होंगे उनको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, सेकंड रिवीजन में आप कीवर्ड्स लिख लेंगे कि आपने फोटोसिंथेसिस लिखा और रॉ मटेरियल्स में 4 रॉ मटेरियल बस लिख लिया, उनके अंदर का आपको याद है। फिर थर्ड रिवीजन में आपने सीधे लाइन से सारी चीजों को अरेंज किया। तो नोट्स मेकिंग में मैम जैसे मैंने बताया कि मेंस में अगर हम नोट्स मेकिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखें, क्वेश्चंस देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद हम नोट्स बनाना चालू करें उन टॉपिक्स पे। और रही बात कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो सवाल कुछ भी आए, सबसे पहले तो हमें किसी भी टॉपिक का 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हमेशा रेडी रखना चाहिए कि अगर फोटोसिंथेसिस आता है साइंस में तो हमें पता है कि उसमें 2 लाइन क्या लिखनी। तो ज्यादा बड़े नोट्स नहीं होने चाहिए, नोट्स में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, आप चाहे जो भी कर लो। उसके बाद उनके कंपोनेंट्स जो हैं, उनके कंपोनेंट्स लिख लिए। फिर उसके बाद अगर आप में हिम्मत है तो आप ऊपर वाले सवाल को सॉल्व कर लीजिए, सीधा आप उसका आंसर लिख लीजिए। तो ये तरीका होता है मैम। और जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो आप अपने टारगेट्स कैसे फिक्स करते थे रिवीजन के लिए? मैम टारगेट्स की बात रही, जैसे छत्तीसगढ़ के लिए मैंने एक ही बुक पढ़ी है। मुझे लोगों ने बोला कि तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो। क्या है कि मैम इंग्लिश में ना काफी मटेरियल कम है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लिए। और इंग्लिश मीडियम में काफी प्रॉब्लम हुई। एक हरिराम पटेल करके 600 पेज की किताब आती है, मैंने सिर्फ उसी बुक को पढ़ा है और मुझे लगता है 20 बार पढ़ा है मैंने। और इतने रिवीजन हो जाने के बाद मुझे लगभग सारी चीजें याद थी उसमें। तो क्या होता है कि रिवीजन के लिए तो मैम कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं होता है। क्या है कि हमेशा फिक्स शेड्यूल आप डिसिप्लिन्ड वे में रिवीजन नहीं कर सकते। कई लोग कर लेते हैं लेकिन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने जैसे जैसे मैंने घटना चक्र की पूर्वावलोकन के बारे में बताया आपको प्रीलिम्स के लिए। तो जब मैंने मुझे उस बुक को खत्म करने में 15 दिन लगे। मैं डेली 4 से 5-6 घंटे पढ़ता था उसको, तो 15 दिन लगे। फिर उसके बाद मैंने 1 महीने बाद फिर से उस बुक को उठाया, मुझे 7 दिन लगे। फिर जब भी मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में रैंडमली कोई थॉट आया कि मुझे हिस्ट्री याद नहीं, हिस्ट्री का ये पोर्शन याद नहीं, मैं तुरंत वो बुक उठा के एक राउंड देख लेता था। तो ऐसी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर हमने हिस्ट्री का टारगेट रखा है कि हिस्ट्री रिवाइज करनी है, उसके बाद पॉलिटी रिवाइज करनी है, उसके बाद ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, तो ये फिक्स पैटर्न में तो होता ही रहता है। लेकिन एक साथ बहुत सी चीजों को लेके चलना पड़ता है कि आप इंडिया इंडिया भी है इसमें, छत्तीसगढ़ भी है, तो आप इंडिया का हिस्ट्री रिवाइज करो, साथ में छत्तीसगढ़ का भी हिस्ट्री रिवाइज करो। जब आप इंडिया का ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हो तो साथ में छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी एक बार रिवाइज, तो चीजें कंप्लीट होने लगती हैं। जैसे पेपर 3 है, पेपर 3 में इंडिया का भी हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ का भी हिस्ट्री है। और फिर उसके बाद इंडिया का ज्योग्राफी एक पेपर में, छत्तीसगढ़ का भी ज्योग्राफी एक पेपर में, इंडिया का इकोनॉमिक्स एक पेपर में, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स। मैम जितना सिस्टमैटिक रहेगा, जितना प्लान्ड वे में हम चीजें करेंगे, उतने अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो रिवीजन की तो यही स्ट्रैटेजी रही है मेरी मैम। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आप किन रिसोर्सेज को फॉलो करते थे, और करंट अफेयर्स को कितनी डेप्थ तक, कितने कितने समझ तक एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से हमें पढ़ना है? मैम मैं बताऊं तो करंट अफेयर्स का यहाँ कोई रोल ही नहीं है छत्तीसगढ़ पीएससी। जैसे प्रीलिम्स में रोल है, 11 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी अर्जुना, एक आती है एग्जाम प्रीलिम से 1 मंथ पहले, एक बुक आती है अर्जुना की, वो हिंदी में होती है, अराउंड 90 पेजेस की वो बुक होती है, और वो छत्तीसगढ़ की होती है। और एक अर्जुना की और पब्लिकेशन की आती है जो कि इंडिया का करंट अफेयर्स कवर करती है, वो भी अराउंड 80 to 90 पेजेस। मैंने इन्हीं दोनों किताबों को पढ़ा, इन्हीं दोनों करंट अफेयर्स की बुक्स को पढ़ा, और मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी करंट अफेयर्स के लिए। और मैम मेरा ये पहला अटेम्प्ट था, मेरे पास बहुत सारी चीजें थी पढ़ने को, मतलब बहुत सारी चीजें थी। छत्तीसगढ़ अपने आप में ही इतना बड़ा पोर्शन है, इतने सारे नए टर्म्स, इतने सारे ट्राइब्स, इतने सारे अजीब से टर्म्स, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कैसे किया जाए। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने कभी न्यूज़पेपर उठाने की हिम्मत ही नहीं की, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। और जब मुझे यूपीएससी से समझ में आया था कि जब आखिरी में हम कोई बुकलेट पढ़ते ही हैं तो फिर क्या मतलब। और क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप नोट्स ना बनाओ उसका, और अगर आप बना भी लो आखिरी में रिवाइज नहीं हो पाता, मुझसे कभी नहीं हो पाया। तो मैंने बोला कि कोई मतलब नहीं है, अब देखेंगे जो होगा होगा। मैंने उस अर्जुना की करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाई, उसको मैंने पढ़ा 2-3-4 बार,
और मैम मेंस में क्वेश्चंस नहीं आते हैं करंट अफेयर्स से। मेंस में अगर करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो होते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स, तो उन सब चीजों का जो हमें डिटेल होता है। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़नी पड़ती है, वो इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से ज्यादा, वो होती है हिंदी में। तो हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम तो बहुत होती है। मुझे लगा कि इसको ट्रांसलेट करूं, फिर उसके बाद पढूं। फिर मैंने एक पीडीएफ खरीदा, एक यही सीबीपीएससी ई पाठशाला का, और इसी से मैंने हिंदी में ही मैम 2-3 बार पढ़ा तो चीजें समझ में आने लगी। और उसका बहुत यूटिलिटी होता है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में जो इसके फैक्ट्स हैं आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। इसमें स्कीम्स होती हैं, बजट का सारा डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उतना कुछ खास रोल नहीं है मैम करंट अफेयर्स का, प्रीलिम्स में है। और जो भी करंट की प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे रिजॉल्व कर देता है। नितिन जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? इस प्रिपरेशन के दौरान स्टडी आईक्यू के जो मटेरियल्स थे, स्टडी आईक्यू के जो प्रिंटेड पीडीएफ मटेरियल्स थे, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की मेंस के प्रिपरेशन के समय उसके नोट्स बनाने में, और प्रीलिम्स के समय करंट अफेयर्स के लिए भी काफी इस्तेमाल। नितिन जी, हमें खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। हम सेशन के एंड में आ चुके हैं। आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस देना चाहेंगे सभी सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स को? मैम टिप तो यही रहेगी कि आप जितने लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ सकें। सबसे पहली टिप तो यही है कि आप सोर्सेस को लिमिटेड कीजिए। मैंने छत्तीसगढ़ के लिए एक ही बुक पढ़ा, उससे मैंने छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, और इंटरव्यू के पहले मैंने 2 रिवीजन उसका भी किया था फिर से, जो कि काम आया इंटरव्यू में। तो सबसे पहली चीज है कि मैम सोर्सेस को लिमिटेड रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेस रखते हैं तो रिविजन्स काफी अच्छे होते हैं। दूसरी चीज है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर नहीं सकते। आपको क्लियर करना है, अच्छे रैंक से क्लियर करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरी चीज है कि मैम मेंस के लिए अगर हम जितना सिस्टमैटिक तरीके से जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के पोर्शंस को जितने अच्छे से नोट्स के थ्रू कवर करते हैं, जितना सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस के हर एक पॉइंट्स के नोट्स बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं, उतनी ज्यादा सिस्टमैटिक हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, कोई पोर्शन छूट जाता है, तो अगर उनसे सवाल आते हैं तो वो जनरली वो सवाल स्किप हो जाते हैं। तो सिलेबस के हर एक पॉइंट पे आप कम से कम 4 लाइन, 5 लाइन, कुछ नहीं मिल रहा 10 लाइन का कोई नोट्स आप बना लीजिए, जैसा भी बना लीजिए। तो ये चीजें आपको रिवाइज करने में भी काफी हेल्प करती हैं। और एग्जाम का स्केड्यूल इतना हेक्टिक है कि 4 दिन में आपको 7 पेपर्स लिखने होते हैं, दिन में 2 पेपर्स। तो अगर नोट सिस्टमैटिक रहेगा, चीजें अरेंज रहेंगी, तो रिवीजन में काफी हेल्प मिलती है। मतलब आप एग्जाम से 2 घंटे पहले भी चीजों को रिवाइज कर पाए। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले भी सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लें, तो एग्जाम तो उससे अच्छा जाना ही है अगर आपने ऐसा कर लिया। मैम इतनी टिप रहेगी, और बाकी हार्ड वर्क करते रहें, पेशेंस होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। किसी को, जैसे मुझे, लोगों को लग रहा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीपीएससी हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने 4 बार यूपीएससी में मेरी फेलियर रही है। मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाया, चाहे जो भी मेरी गलतियां थी। तो पेशेंस होना काफी जरूरी है। जब इंसान मेहनत करता है, इंसान उस काबिल हो जाता है, तो चीजें अपने आप मिलने लगती हैं। तो अपने पे भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, और सक्सेस तो मिलेगी फिर आप मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच नितिन जी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, और कितना जरूरी है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करना। थोड़ा सा रेजिस्टेंस भले ही हो सकता है, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वही आपका फाउंडेशन है पूरे एग्जामिनेशन का। इसलिए फाउंडेशन को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।